हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का पेपर है। टेस्ट पेपर नंबर 25 है। ये जनरल स्टडीज़ का है, हिंदी माध्यम के लिए है और फुल लेंथ का टेस्ट पेपर नंबर 2 है ये। इसमें यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स भी है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के संदर्भ में लू का पद क्या है? LUCA। इसकी फुल फॉर्म होती है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज। इसके नाम से जाना जाता है इसको। और ये एक प्राचीन एक कोश की है जीव और एक कोश के जीवों की एक आबादी थी। इसमें अब देखना है कौन सा इसमें मिल रहा है। मस्तिष्क कोशिकाओं का एक जन्मजात स्व प्रतिरक्षा विकार, प्राइमेट्स के बीच हाल ही में खोजा गया एक तंत्रिका मार्ग, कीटों में प्रतिदीप्ति के लिए उत्तरदायी एक आणविक मार्ग। इसमें से कोई सा भी नहीं मिल रहा। फिर है यहाँ पर डी ऑप्शन, वर्तमान जीवन रूपों का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक प्राचीन एक कोशिकीय जीव। ये एक कोशिकीय जीव है। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आनुवांशिक रूप से जो GM जेनेटिक मॉडिफाइड फसलों के संदर्भ में देखना है। और यहाँ पर इसमें कोट भी दिए हुए हैं, कौन से कथन इसमें सही होंगे ये देखना है। भारत में GM फसलों के अंतर्गत विश्व का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ये ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर सही ऑप्शन हमें देखना भी है। इसमें 2017 में जो GM फसलों के अंतर्गत कृषि का जो क्षेत्रफल है वो कितना था? 11.4 मिलियन हेक्टेयर था। और ये 5वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी है विश्व में। इसमें सेकंड ऑप्शन है BT कपास और हाइब्रिड सरसों DMH11 ही केवल ऐसी फसलें हैं जिनका भारत में व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। पहले से यहाँ पर कपास भी है, जीन जो मॉडिफाइड फसल है। बैंगन, टमाटर, मक्का, चना ये फसलें हैं जो यहाँ पर परीक्षण चरणों में हैं। यही नहीं है कि केवल यहाँ पर DMH11 सरसों ही है। यहाँ पर अलग से भी पूछा जा सकता है DMH11 किससे संबंधित है, तो ये हाइब्रिड सरसों से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट है, तो ए आंसर है इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। इसमें जो क्यूबिट होती है 0 1 या आंशिक रूप से 0 और आंशिक रूप से 1 की अवस्था मौजूद हो सकती है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन, एक क्यूबिट की अवस्था को मापने से तुरंत दूसरे क्यूबिट की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। अगर एक की मापी जाएगी तो दूसरे की क्यूबिट की अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर निर्देशित ऊर्जा हथियारों जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के संदर्भ में देखना है और इन कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कोट भी दिए हुए हैं, इसमें देखना है कौन सा यहाँ पर सही है। जो भी गारंटेड सही होगा उसको देखना है कि हाँ ये ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। इसमें यहाँ पर तीसरा 2 में आ रहा है और दूसरा भी 2 में आ रहा है, तो यहाँ पर दूसरे को और तीसरे को ही देख लें तो इसमें एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा। इनकी मारक सीमा पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। जो निर्देशित ऊर्जा हथियार हैं इनकी यहाँ पर पूछा गया है, जो मारक सीमा होती है, मारक सीमा पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये गलत है, पारंपरिक हथियारों की तुलना में बहुत अधिक नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन 2 में है, तो 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो गए। अब दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, तो दूसरा तो यहाँ पर सही है। अब पहला भी देखना पड़ेगा कि पहला है या नहीं है। और ये पारंपरिक हथियार होते हैं ना, उनकी तुलना में कम होती है, ना कि बहुत अधिक होती है। ये शत्रु के उपकरणों को निष्क्रिय या नष्ट करने के लिए गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये गतिज ऊर्जा का उपयोग नहीं करते हैं, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। जो निर्देशित ऊर्जा हथियार है ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, ना कि गतिज ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ही बचता है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में देखना है कौन से इसमें कथन सही है। उसने अपने प्रशासन में विशेष रूप से राजस्व विभाग में हिंदुओं को शामिल करने को प्रोत्साहित
किया था। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है पहला। इसने ऐसा किया था, हिंदुओं को शामिल किया था राजस्व विभाग में। उसने केरला के गोंड शासक को पराजित किया था, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसमें तीसरा ऑप्शन है, उसने खगोल विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए बीदर के निकट एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। ये बीदर के निकट नहीं करवाया था, दौलताबाद के निकट करवाया था वेधशाला का निर्माण। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, पहला भी है दूसरा भी है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आजमगढ़ उद्घोषणा के संदर्भ में देखना है और इसमें से कितने युग्म सही हैं ये बताना है। यहाँ पर पहला है, इसे 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान जारी किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसमें सही है, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान इसको जारी किया गया था 25 अगस्त 1857 को, और 29 सितंबर 1857 को दिल्ली गजट में प्रकाशित भी इसको किया गया था। तो पहला ऑप्शन सही है। इसकी रचना सम्राट बहादुर शाह जफर ने की थी, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये सम्राट मुगल सम्राट था, बहादुर शाह द्वितीय ने की थी, ना कि बहादुर शाह जफर ने, और ये फिरोज शाह का पोते थे ये। और दिल्ली गजट में 29 सितंबर 1857 को दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली जिले से इसको प्रकाशित किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों से भारत पर मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने की अपील की गई थी, दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। तो दो ऑप्शन इसमें, दो युग्म ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर देखना है और यहाँ पर इसमें बताना है कि कितने कारक ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जहां किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी है सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। इन ऑप्शंस में से पता लगाना है और कितने युग्म यहाँ पर ठीक है वो देखना है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उच्च स्तर। जीएनपी जो किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जीडीपी से अधिक होता है, ये देखना है। अब यहाँ पर घरेलू अर्थव्यवस्था है, उसमें जो एफडीआई है, एफडीआई उच्च मात्रा में होगी, जैसे कि कोई देश है और यहाँ पर एफडीआई ज़्यादा आ रही है, तो जीएनपी क्या ज़्यादा होगी? जीएनपी ज़्यादा नहीं होगी इस केस में। इस केस में जीडीपी ज़्यादा होगी, क्योंकि किसी देश के भीतर जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, सेवाएं और वस्तुओं का, वही क्या होती है? जीडीपी होती है। तो जब एफडीआई ज़्यादा आएगी तो जीडीपी ज़्यादा होगी, ना कि जीएनपी होगी। अब जीएनपी जो देश का नागरिक होता है, नागरिक से मतलब होता है विदेशों में कितना पैसा कमा रहा है, तो वो भी काउंट किया जाता है जीएनपी में। तो जीएनपी यहाँ पर नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। विदेशों में काम करने वाले नागरिकों से उच्च मात्रा में प्राप्त होने वाला प्रेषण जो रेमिटेंस होता है, उसमें भारत पहले स्थान पर ही है, तो ये दूसरा ऑप्शन तो इसमें करेक्ट है। घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर आर्थिक गतिविधियों के लिए विदेशी नागरिकों पर यहाँ पर निर्भर था, ये भी इसमें गलत होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें आर्थिक गतिविधियों के लिए विदेशी नागरिकों पर निर्भरता, अगर निर्भरता ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जीएनपी अधिक नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं जो इकोनॉमिक्स में आएंगे, वो एक तो करंट से रिलेटेड होंगे और उसमें अगर हमें बेसिक टर्म्स का पता है तो उसमें इस तरीके से क्वेश्चन देखने पड़ेंगे कि हाँ किस में क्या हो रहा है, किस में क्या हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, संविधान द्वारा प्रदत्त पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही देखना है, सही कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है इसमें, जब लोग बुनियादी नियमों पर सहमत होते हैं तो संविधान उन्हें एक सामूहिक पहचान प्रदान करता है। इसमें पहला ऑप्शन ये ठीक है। संवैधानिक नियम राजनीतिक पहचान तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक पहचान नहीं करते, नैतिक पहचान भी करते हैं, ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। संविधान हमें नैतिक पहचान प्रदान करता है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जब संविधान का हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या फिर इसमें ऐसा बताया गया, जब एथिक्स का पेपर होता है उसमें कोई केस स्टडी होती है तो वहाँ से भी नैतिक ही होता है वो, तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एमसेंड जो एमसेंड है उसके संदर्भ में देखना है कौन से इसमें कथन सही है। कंक्रीट में एमसेंड का उपयोग एक हरित संरचनात्मक सामग्री माना जाता है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा ऑप्शन है इसमें, एमसेंड मुख्यतः सिलिकॉन ऑक्साइड जो सिलिकॉन ऑक्साइड है SiO2 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर एल्यूमिनियम
ऑक्साइड से बनी होती है। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नीज नोड्यूल्स के संदर्भ में देखना है इसमें कितने युग्म सही हैं। इसमें पहला ऑप्शन है मैग्नीज नोड्यूल्स के लिए विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र क्लेरियन क्लिप्टन क्षेत्र है, ये सही है पहला ऑप्शन। और ये कहाँ पर है? पेरू के तट से दूर स्थित है। नेक्स्ट है इसमें दूसरा ऑप्शन, मैग्नीज नोड्यूल्स का निर्माण अवसादन जो अवसादन होता है उसकी तीव्र प्रक्रिया के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो अवसादीकरण की निम्न दर होगी उससे होता है इसका निर्माण, ना कि उसकी तीव्र प्रक्रिया के कारण होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तीसरा है खुले समुद्र में मैग्नीज नोड्यूल्स की खनन गतिविधि को वैश्विक महासागर आयोग द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसमें केवल एक ही ठीक है, तो यहाँ पर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नए संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को स्थापित किया गया था। इस संदर्भ में सेंगोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कथन देखना है कौन सा सही है। इसमें पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें सेंगोल सौंपा गया था। यहाँ पर ये पहला ठीक है। सेंगोल या राजदंड बोला जाता है उसको, तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था 14 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, सेंगोल के शीर्ष पर विराजमान नंदी चोल वंश का शाही प्रतीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसमें जो सेंगोल है यहाँ पर नंदी की आकृति विराजमान है, ना कि यहाँ पर नंदी चोल वंश का, तो दूसरा आंसर यहाँ पर गलत है। इसमें पहला ही आंसर ठीक है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कौन से ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर बोला है भारत के प्रमुख समुद्री पत्तनों के संदर्भ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में मुद्रा को पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। दूसरा है विशाखापत्तनम भारत के लोहा अयस्क निर्यात का लगभग 50% हिस्सा निर्यात करता है, इसमें 50% हिस्सा नहीं है, यहाँ पर ये ऑप्शन भी इसका गलत है। तीसरा ऑप्शन है तूतीकोरिन पश्चिमी तट पर लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर लैगून में स्थित और प्राकृतिक पोताश्रय है, ये प्राकृतिक पोताश्रय है। पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट पर नहीं है, जबकि ये दक्षिण पश्चिमी तट पर है, तो तीसरा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें लोहा अयस्क का निर्यात जो है वो 50% कुल निर्यात का यहाँ पर आधा है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो इसमें कोई भी नहीं है सही। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित विशेषताओं में देखना है और यहाँ पर संघवाद के बारे में, संघवादी की कौन कौन सी विशेषताएं वो बतानी है। इसमें पहला ऑप्शन है अपने अपने निश्चित क्षेत्राधिकार के साथ सरकार कई स्तर होते हैं, ठीक है पहला ऑप्शन। संविधान के मूल प्रावधानों में संशोधन के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति आवश्यकता होती है, ठीक है। सरकार के संबंधित स्तरों के क्षेत्राधिकारों को संविधान में निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत है। और प्रत्येक स्तर पर सरकार के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तो सी आंसर है, केवल 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित मामलों में से संघ किसके संबंध में राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता है। इसमें राज्य को निर्देश जारी नहीं कर सकता है, ये देखना है। पहला ऑप्शन है इसमें राष्ट्रीय सैनिक महत्व के लिए घोषित संचार साधनों का निर्माण और बनाए रखना, पहला ऑप्शन तो इसमें ठीक है। किसको यहाँ पर जारी नहीं कर सकता है वो बताना है। रेलवे का संरक्षण करना, ठीक है। कृषि नीतियों को विनियमित करना, यहाँ पर यही ऑप्शन इसमें गलत है, सही नहीं बताना है, तो सी आंसर इसका सही है, सी आंसर है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखना है और इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन इसमें देखना है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू होने वाली एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी दर
का उपबंध करता है। जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 है, इसके संदर्भ में यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन ना गलत है। ये सभी राज्यों पर लागू नहीं होने के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान नहीं करता, सभी पर नहीं है ये जो राज्य होगा उसके स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। अब पहला ऑप्शन किस किस में है? पहला ऑप्शन 2 ऑप्शन में है, तो पहला कट हो गया, ये भी कट हो गया। अब 2 4 इसमें आ रहा है, 2 4। अब 2 4 ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन देखना है कि तीसरा ऑप्शन सही है या नहीं है। यह अधिनियम कर्मकारों के कौशल स्तर के आधार पर अलग अलग न्यूनतम मजदूरी की अनुमति देता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, अलग अलग आधार पर बोला है और न्यूनतम मजदूरी की अनुमति देता है। तो इसका 2 3 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 2 3 4 आ रहा है सी में, तो सी आंसर करेक्ट है। यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह HIS के संदर्भ में देखना है और इसमें सही ऑप्शन देखने कौन सा सही होगा। इसमें बोला हुआ है जो HIS या HSI है, उपग्रह दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अनेक तरंग दैर्ध्य में छवियां कैप्चर करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ठीक है। इन उपग्रहों का उपयोग मुख्यतः भूवैज्ञानिक मानचित्रण और खनिज अन्वेषण के लिए किया जाता है, ये भी ठीक है। भारत ने अपना स्वयं का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह विकसित किया है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं, तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करना है और कितनी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उचित मानी जाती हैं। राज्य में कुशासन, जब राज्य में कुशासन लगेगा तो इसमें ये स्थिति मानी जाएगी, तो पहला ऑप्शन इसमें ठीक है। एक सरकार सोच विचार पूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, जो एक सरकार है सोच विचार संविधान के विरुद्ध कार्य कर रही है, इसमें भी ये भी मानी जाएगी। और यहाँ पर है राज्य का वित्तीय संकट, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो राष्ट्रपति शासन है 356 के अंतर्गत लगाया जाता है और इसमें मामला देखा जाए उच्चतम न्यायालय ने जो बम्बई वाद था 1994 में और केंद्र राज्य संबंधों 1988 पर सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट है आर्टिकल 356 में बताया हुआ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, एक एलिमिनेट हो गया। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के एक संवैधानिक निर्देश को मानने से मना कर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के, यहाँ पर केंद्र सरकार का नहीं, अगर वो संविधान का ही करता है तो तभी होता है। तो इसमें ना 2 ऑप्शन ठीक है, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय FTSC योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इसमें सही नहीं ऑप्शन देखना है, कौन सा सही नहीं है। ये महिलाएं और बच्चों के सुरक्षा में सुधार के लिए स्थापित किए गए हैं, ठीक है पहला ऑप्शन। ये पूर्णतः निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो बी आंसर इसका सही है, गलत पूछा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पद कॉन्सेप्ट सेल का सर्वोत्तम यहाँ पर वर्णन करता है। मस्तिष्क में तंत्रिक कोशिकाएं होती हैं जो घोषणात्मक स्मृतियों का निर्माण करती हैं, तो पहला आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना स्फूर्ति के संदर्भ में देखना है, इसमें कौन सा सही नहीं है। इसमें यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग इस योजना के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। यह भौतिक, पहला ऑप्शन ठीक है, यह भौतिक अवसंरचना निर्माण और प्रौद्योगिकी उन्नयन पर केंद्रित है, दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। स्फूर्ति क्लस्टर के परिचालन उद्देश्यों के लिए समर्पित एक SPV, यहाँ पर ये भी ठीक है। इस योजना के तहत 10 करोड़ तक की वित्तीय राशि प्रदान की गई है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसमें गलत है, इसमें ये 10 करोड़ की राशि नहीं की गई है,
इसमें यहाँ पर जैसे कि रेगुलर क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स मतलब समूह होता है, इसमें 2.5 करोड़ के लिए बोला हुआ है, और जो मेजर क्लस्टर्स होते हैं उसमें 5 करोड़ के लिए बोला गया है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में सुर्खियों में रहे ताम्र TAMRA पोर्टल का उद्देश्य क्या है? जो थीम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन है थीम बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर इसमें देखिए, भारत में इस्पात उत्पादन गतिविधियों में तेजी लाना, पहला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। खिलाड़ियों की शिकायत निवारण में सहायता करना, इससे भी नहीं है, ये खनन से संबंधित है। खनन कार्यों के लिए आवश्यक विभिन्न सांविधिक मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। GSLV मार्क 3, इससे क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में भी। इसमें यहाँ पर देखना है कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है, यह एक ठोस मोटर और एक क्रायोजेनिक ऊपरी चरण से निर्मित एक 2 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इसमें यहाँ पर जो इसमें 2 चरण होंगे, जो ठोस स्टेप वाली एक मोटर, और जो दूसरा चरण होगा इसमें तरल कोर का होगा। जो इसमें 2 चरण होते हैं, एक तो जो ठोस चरण होगा पहला वाला, पहला ऊपर ठोस होगा, फिर होता है तरल कोर वाला। जो ठोस होगा उसमें 2 ठोस स्टेप वाली एक मोटर होती है, ये है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। अब पहला ऑप्शन देखें तो इसमें पहला ऑप्शन अगर पता चल जाता है तो एलिमिनेशन से दूसरा ऑप्शन सही निकल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली बीवर चैलेंज का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यहाँ पर ये देखना है सर्वोत्तम वर्णन कौन सा कर रहा है। इसमें यहाँ पर जटिल समस्या का समाधान करने के लिए गणितज्ञों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 24। भारत में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र है उसका अध्यक्ष कौन होता है? सुशासन का ये कैबिनेट सचिव होता है। तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है। और ये 2014 में स्थापित किया गया था सुशासन केंद्र, NCGG, और ये एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान है, ऑटोनॉमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिला परिषद की सीमाओं को परिभाषित करने या उसका नाम परिवर्तित करने की शक्ति किसको दी गई है? ये राज्यपाल को दी गई है। जो भी संबंधित, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल ही, संबंधित राज्यपाल का मतलब यही है, जिस राज्य का होगा उसी राज्य का राज्यपाल होगा। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है।